जाऊंगी। मुझे नहीं बनना ऐसी वाहियात प्रथा का हिस्सा। आप एक माँ होकर मुझसे ऐसी जिद कैसे कर सकती हैं? उस बंद कमरे के अंदर से रूही की आवाज आई। बाहर खड़ी उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। रूही की माँ ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही है रूही? पूरे नगर में सिर्फ 5 लड़कियों को ये न्योता मिला है। साल में एक बार मिलता है ऐसा मौका जहाँ पूरे देश से राजकुमार आते हैं। पर तू जाएगी नहीं तो कोई राजकुमार तुझे पसंद कैसे करेगा? अरे किसी ने पसंद कर लिया तो तेरी भी जिंदगी सुधरेगी और हमारी भी। बात को समझ और जल्दी तैयार होकर बाहर निकल। लेकिन रूही फिर भी बाहर नहीं आई। उसे इस उत्सव से ज्यादा दिक्कत थी इस उत्सव के नियम से, जो ये था कि सभी लड़कियों को उत्सव के समय घूंघट ओढ़े रहना होगा। वो राजकुमारों को नहीं देख सकती और राजकुमारों को भी उन्हें घूंघट में ही पसंद करना होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस नियम की असली वजह थी यहाँ के राजकुमार युवराज यमन, जिनका परिवार श्रापित था। अगर लड़कियों के बिना घूंघट ओढ़े राजमहल में ये उत्सव हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तभी रूही की बहन विभा ने कहा, देख रूही, अगर आज तेरी वजह से देर हुई ना और मुझे किसी राजकुमार ने पसंद नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। मुझे तेरी तरह घिसी पिटी जिंदगी काटने का शौक नहीं है। चल अब जल्दी से बाहर निकल। लेकिन रूही अभी भी बाहर नहीं आई। रूही ने बिस्तर पर पड़े लहंगे की ओर देखा। उसके चेहरे पर शिकन थी और घबराहट से उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था एक अनजान राजकुमार के साथ ऐसा रिश्ता बनाने का। लेकिन वो ये बात जानती थी कि जो भी राजकुमार उसे ले जाएगा वो इस राज्य को और उसके परिवार को बहुत सारा पैसा देगा। तभी बाहर का दरवाजा खुला और लड़कियों के पिता दामोदर दास घर के अंदर आए। दामोदर दास लकड़ी के व्यापारी थे, जहां आमदनी का नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा था। उसके पिता ने बड़े गुस्से में दरवाजे पर हाथ पीटते हुए कहा, बस रूही, अब बहुत हो गया। भूल गए युवराज यमन अपने अपमान का बदला कैसे लेते हैं? भूल गई तुम्हारी सहेली का क्या हश्र हुआ था जब वो राजमहल नहीं पहुंच पाई थी? क्या वही हश्र अपना और हम लोगों का भी चाहती हो? अगर हमारे बारे में सोचती हो तो अभी इसी वक्त बाहर निकलो, भग्गी आ चुकी है। दामोदर दास के इतना कहते ही रूही की माँ और बहन एक पल के लिए सहम गए थे। पिता के शब्द अब तक रूही के जख्मों को कुरेद चुके थे। उसकी हैरान आंखें वही खौफनाक मंजर याद करने लगी जो उसकी सहेली के साथ हुआ था। रूही कभी युवराज यमन से मिली नहीं थी, मगर उसके नाम से कांप गई। युवराज यमन का खौफ नगर के हर परिवार में था। अपनी सहेली के बारे में सोचते हुए डर कर रूही दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। रूही को बाहर आता देखकर उसके परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन तभी रूही ने बहुत ही हिचकिचाते हुए एक शर्त रखी, लेकिन अगर मुझे वो राजकुमार पसंद नहीं आया तो मैं उसे मना कर दूंगी, फिर चाहे मेरा जो हश्र हो। रूही की शर्त सुनकर तुरंत ही उसकी माँ ने धमकाते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है, पता भी है तो क्या बोल रही है? राजमहल जाकर मना करेगी? मुझे तो लग रहा है आज ये लड़की हम सबको मरवाएगी। ठीक है, एक काम कर, तू ऐसा ही करना, अगर मार भी दिए गए तो कम से कम ऐसी घिसी पिटी जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। इतने में पिताजी ने माहौल को संभालते हुए कहा, एक बार वहां चलते हैं रूही, फिर सोचते हैं। जाओ बग्घी में बैठो। पिताजी के इन शब्दों से रूही का मन तो शांत नहीं हुआ, लेकिन उसे समझ आ गया कि भलाई इसी में है कि वो अपने परिवार के साथ राजमहल चली जाए। बग्घी में बैठकर पूरा परिवार बाकी परिवारों की तरह महल के लिए रवाना हुआ। दामोदर दास के परिवार को बग्घी की सवारियां कम ही देखने को मिलती थी, इसलिए पूरा परिवार हर गुजरते लम्हे का पूरा लुत्फ उठा रहा था, सिवाय रूही के। वो उदास मन से अपने में ही खोई हुई थी। जहाँ नगर की बाकी लड़कियां और रूही की बहन विभा चटक रंग की साड़ियां और किराए पर लिए आभूषणों से राजकुमार को लुभाने के लिए तैयार थी, वहीं रूही की सादगी उसके पहनावे में झलक रही थी, जिससे उसकी माँ बेहद नाखुश थी। इस वक्त रूही के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अगर किसी राजकुमार ने सच में मुझे पसंद कर लिया तो मैं क्या करूंगी? अपनी मर्जी के खिलाफ जाऊं या परिवार की?
दोनों में से कुछ भी करने में बहुत डर लग रहा है। समझ नहीं आता आखिर इस नगर का युवराज ऐसा क्यों है जिससे सब इतना डरते हैं। यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी बग्घी राजमहल के अंदर पहुंच गई। जैसे ही रूही के परिवार ने महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा सारी वधुएं घूंघट ओढ़े अपने परिवार के साथ उत्सव के लिए तैयार किए गए विशाल काय शामियाने की ओर बढ़ती जा रही थी। शामियाने के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। वहां धीमी आवाज में सितार का संगीत सुनाई पड़ रहा था और शामियाने के द्वार पर महल की दासियां मेहमानों पर इत्र छिड़क रही थीं। शामियाने में देश के हर कोने से राजकुमार इकट्ठा हुए थे। लंबे कद और सुडौल शरीर के ये राजकुमार इतने बेशकीमती लग रहे थे